ये तो हमको शुरू में ही ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि इस तरह का अगर पब्लिक ओपिनियन मांगा जाएगा तो हमारे पास जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके मुकाबिल में मुसलमान सिर्फ 14 से 16% है। होना तो ये चाहिए था कि इब्तिदा में ही इसको क्वेश्चन किया जाता और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया जाता, जो कि गुज़िश्ता मर्तबा बॉयकॉट का फैसला तमाम जमातों ने किया था। क्यों इस वक्त जमातों ने यह तय किया कि बड़ी तादाद में हम अपने रेस्पॉन्सेज भरेंगे? लॉ कमीशन की जानिब से जब ये नोटिफिकेशन आया तो मुस्लिम खवातीन में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई गई। 5-6 दिन के अरसे में तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हमको 1,10,000 दस्तखतें पूरे मुल्क हिंदुस्तान से, हर रियासत से बहनों ने घर घर जाकर ये सिग्नेचर जमा किए हैं। खवातीन ने ये कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं चाहते। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो भी जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं तो इसमें इन्हें पूरी तरह वो समझ रही हैं कि निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज MX। आज लॉ कमीशन की तरफ से जो सिफारिशात दी जानी थी लोगों के जरिए, उसकी आज डेडलाइन है। 12 बजे तक आप सिर्फ अपनी जो है ऑब्जेक्शन उस पर दे सकते हैं। हमारे साथ आज इस पूरे मामले में जुड़ गई हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की फॉर्मर जो विंग की अध्यक्ष थी, वुमेन विंग की। उसके साथ ही अभी शरिया कमेटी फॉर वुमेन के नाम से एक NGO चला रही है, एक संस्था चला रही है। इनके जरिए अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो एक लेटर सामने आया, मेरी नजर से गुजरा, इस मामले को लेकर, UCC के मामले को लेकर इनके जरिए जो वुमेन विंग है उसमें काफी कोशिशें की गई हैं और तकरीबन 1 लाख मुस्लिम ख्वातीन से इन्होंने एक मुहिम के तहत दस्तखत करवाए हैं और उसके साथ ही उसको लॉ कमीशन को भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि UCC किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। जिस तरह से एक मीडिया वर्क के जरिए ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से ये बताया जा रहा है कि 50% से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाएं UCC के फेवर में है। जैसा कि आपको याद होगा, तलाक के वक्त भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि तलाक बिल को मुस्लिम महिलाएं लागू कराना चाहती हैं। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक मुहिम चलाई गई और लाखों दस्तखत भेजे गए थे लॉ कमीशन को इस बिल के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद वो बिल आया और उसको लागू कर दिया। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे डॉक्टर अस्मत जहरा से। अस्मत जहरा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आपके जरिए ये एक कोशिश की गई है, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी आपके जरिए चलाए गए जिसमें बच्चियों को, महिलाओं को ये बताया गया कि किस तरह से लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा? जी, लॉ कमीशन की जानिब से जब ये नोटिफिकेशन आया तो मुस्लिम खवातीन में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई गई, क्योंकि दोबारा निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ही है, ये बात तो सबको समझ में आ रही थी। ऐसे वक्त में जब सारी मिली तंजीमों की जानिब से ऑनलाइन अपने फॉर्म सबमिट करने और अपनी राय देने की बात कही गई तो खवातीन का ये मशवरा था कि ऐसी बेशुमार बहनें हैं जिनके जीमेल ID नहीं है, जमीनी सतह पर हम काम कर सकते हैं, आप हमें हुक्म दें, हम जाकर दस्तखतें जमा करेंगे। तो तकरीबन 5-6 दिन के अरसे में तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हमको 1,10,000 दस्तखतें पूरे मुल्क हिंदुस्तान से, हर रियासत से बहनों ने घर घर जाकर ये सिग्नेचर जमा किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी राय जाहिर की है कि गुज़िश्ता मर्तबा भी जब 21st लॉ कमीशन ने इसी तरह का क्वेश्चनेयर जारी किया था, जब भी जो 5 करोड़ दस्तखतें थी उसमें तकरीबन 3 करोड़ दस्तखतें मुस्लिम खवातीन की थी। अब भी दोबारा खवातीन ने ये कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं चाहते और साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो भी जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं तो इसमें इन्हें पूरी तरह वो समझ रही हैं कि निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लिहाजा वो उसकी मुखालिफत कर रही हैं। इस तरह एक बेदारी भी पैदा हुई है और साथ ही साथ इस बेदारी और फिक्रमंदी के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक वाकिफियत के हमारे पर्सनल लॉ की अहमियत क्यों है और किस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के कवानीन हमको नुकसान पहुंचाएंगे, ये प्रोग्राम्स भी मुनक्किद हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से इस पूरे मामले का, अगर UCC की हम बात करें तो ज्यादा असर महिलाओं को पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जैसे एक से ज्यादा शादी का मामला है, इद्दत का मामला है, इस तरह की चीजें जैसे खुला का मामला है, तो ये तमाम चीजें डायरेक्ट जो है वो महिलाओं से
जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? सारे मामले महिलाओं से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये फैमिली लॉ से मुताल्लिक हैं, खानदानी आइली कवानीन से। तो ऐसे वक्त में जब सारे मुस्लिम खवातीन अपने पर्सनल लॉ पर अमल करना चाहते हैं और समाज सोसाइटी में भी जो शरीयत के मुताबिक फैसले हो, तलाक के फैसले हो, नफके के फैसले हो, वही माना जाता है क्योंकि हमारा ईमान का ये हिस्सा है। हमारे मजहब में सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत, वक्फ, हिबा, ये सब मामलात में भी हमको हलाल और हराम क्या जायज है क्या नहीं जायज है, ये रास्त कुरान हदीस से ही समझना जरूरी है। सो इस एतबार से खवातीन को बहुत मसाइल से यानी उनको प्रॉब्लम्स आएंगे उनके सामने, खास तौर पे जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर शरई तौर पे उनकी तलाक हो जाती है और हुकूमत ये कहे कि नहीं कानूनी तौर पे उनकी तलाक नहीं हुई, जब यूसीसी आ जाएगा तो इस खातून के लिए बहुत परेशानी होगी कि अदालत जाए, फिर अदालत के जितना टाइम लगता है और पैसा लगता है, ये सारे प्रोसीजर और टाइम जितना गुजरेगा, इस खातून की यानी जिंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, साथ ही साथ समाजी मसाइल उससे दो चार होना पड़ेगा। तो इस एतबार से अगर यानी शरअन कोई तलाक हो गई तो उसको तलाक माना जाए। अगर अदालत से तलाक के लिए लाजिम कर दिया जाए तो बहुत दुश्वारियां खवातीन को होंगी और उसी तरीके से उनके सारे हुकूक हैं। अगर हक की बात कही जाए लेकिन हक मिलना दुश्वार हो जाए, यानी उसका जो प्रोसीजर है और उसका जो तरीक़ेकार जो तय हो कि इतने प्रोसीजर के बाद आपको हक मिलेगा, तो वो ना मिलने के बराबर होगा। तो हर मामला जो औरतों से खवातीन से जुड़ा हुआ है, इसमें अदालतों की मदाखिलत, हुकूमतों की मदाखिलत, ये सब चीजें मसाइल पैदा करेंगी और मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम खवातीन के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा आगे बढ़कर मुस्लिम खवातीन यहाँ फिक्रमंद भी हैं और इसको अपोज भी कर रही हैं, इसकी मुखालिफत। डॉक्टर साहिबा, एक बात मीडिया के जरिए दो चीजें हैं जो कही जा रही हैं। एक तो ये कि 50% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इसका फेवर कर रही हैं, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला रहे हैं, जो उनको जिस तरह से प्रॉपर्टी में 1/3 दिया जाता है, 2/3 दिया जाता है और मर्दों को ज्यादा दिया जाता है, मिलने लगेगा। उसके साथ ही 1 से ज्यादा 4 शादियां होती हैं, 2 या 3, 4, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को उत्पीड़न होता है। तो इस तरह की चीजें मीडिया के जरिए कही जा रही हैं। देखिए, मीडिया में जो सर्वे चलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का सर्वे है, बेबुनियाद सर्वे है। इस मुल्क हिंदुस्तान की 99.99% मुस्लिम खवातीन अपने पर्सनल लॉ को अपने दिल और जान से ज्यादा अजीज रखती हैं। इसके लिए उन्होंने सड़कों पर आकर मुजाहिरे करके, रैलीज करके इसका सबूत दिया है। जहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम औरतों को इंसाफ दिलाएंगे, 3 तलाक के कानून में उन्होंने जो कानून बनाया है, जिसको पार्लियामेंट में एक्ट के तौर पर पास किया गया, उसमें शोहरों को 3 साल के लिए जेल में जो डाला जा रहा है, शोहरों को जेल में डाला जाना डिवोर्स के लिए, आप देखिए किसी और मजहब में है, किसी और मजहब में ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि मुसलमानों के डिवोर्स को इतना उछाला गया, जो कि प्रॉब्लम नहीं था, सोल्यूशन था, और उसको बहाना बनाकर शोहरों को जेल में डालने का एक तरीका निकाला गया है। इसी तरीके से पॉलीगेमी, एक से जायद निकाह की भी बात जब कही जाती है, तो इस्लाम ने दूसरी बीवी को भी हक दिया है, समाज में उसको इज्जत का मुकाम है, होने वाली औलाद को विरासत में हक है। तो अगर मसावात की बात कहे, हुकूक और इंसाफ की बात कहे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात कहे, तो ये सवाल तो हम पूछ सकते हैं कि क्या दूसरी बीवी औरत नहीं है? क्या उसका हक और उसकी हिफाजत जरूरी नहीं है? तो इस एतबार से ये सारे जो नारे दिए जाते हैं, हक, इंसाफ, मसावात, ये खोखले नारे हैं। इसमें दिखाया इस तरह जाता है कि हम बराबर दे रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से औरतों को ही बहुत ज्यादा मसाइल, मुश्किलात का सामना करना पड़ता। जैसे कि आपने विरासत की बात कही, विरासत में अल्लाह ताला ने मुस्लिम खवातीन को, जैसे मेंटेनेंस के मामले में अल्लाह ताला ने मुस्लिम खवातीन को खुद अपने खर्चे से भी मुस्तस्ना रखा, एग्जेम्प्ट रखा। हमारी जिम्मेदारी हमारे शोहरों पर, बापों पर, भाइयों पर है।
इस एतबार से विरासत के अहकामात में अल्लाह ताला ने मर्दों को हिस्सा दिया है वो औरतों के मुकाबले में दुगना है। वो इसलिए क्योंकि घर की जो जिम्मेदारी है घर के बापों और घर के शौहरों पर डाली गई है। तो अल्लाह ताला ने इंसाफ का मामला किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंसाफ है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि बेटों के बराबर बेटियों को हिस्सा मिलेगा, तो ये जो है इंसाफ का मामला नहीं है। बेटियां जो हैं उन पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर का खर्च चलाएं। अगर कोई लड़की या खातून कुछ कमाती है तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन उस पर ये लाजिम नहीं कि वो किसी पे खर्च करे, उस पर ये लाजिम नहीं और कंपलसरी नहीं कि अब घर के अखराजात में वो हिस्सा अदा करे। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने इंसाफ का मामला किया। तो हक, इंसाफ, मसावात की बात जो मीडिया इस वक्त कर रहा है ये दरअसल खोखली बात है। डॉक्टर साहब, एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह से जब कबायलियों ने मुलाकात की तो उसके बाद ये बयान आया मीडिया में कि कबायलियों को उससे अलग रखा जाएगा। सुशील मोदी जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं इस मामले को लेकर वो भी ये कह रहे हैं कि कबायलियों को अलग रखा जाएगा। नागालैंड के सीएम कह रहे हैं कि वहाँ ईसाइयों को अलग रखा जाएगा। उसके बाद अगर सरदारों की बात करें, सिखों की, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि हमें अलग रखा जाए। तो लग ऐसे रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को इसमें डालने वाले। जी हाँ, ये बात हमको समझना चाहिए, जितना जल्दी समझे उतना बेहतर होगा। ये जो बयानात दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं या मुसलमान खामोश रहें, जिस तरह से जो न्यूज आ रही है कि हर ट्राइबल ग्रुप हो या क्रिश्चियंस के ग्रुप्स हो, वो लोग डेलीगेशन बनाकर होम मिनिस्टर से या फिर गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात करके अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उनको मुस्तस्ना रखा जा रहा है। तो अब इसमें हमको सवाल पूछना चाहिए कि फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहेगा जब आप जो है सबको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की कही जा रही, लॉ कमीशन ने कोई अपना ड्राफ्ट नहीं दिया, लेकिन अगर हम उत्तराखंड का ड्राफ्ट देखें और वहां पर जो 15 जुलाई के बाद जो नाफिज होने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें 5 ऐसे नुकात हैं जो राष्ट्र मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत है। तो लिहाजा हमको समझना चाहिए कि एक रियासत में इसको आजमाया जाएगा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसको नाफिज किया जा सकता। तो इस एतबार से जो नुकात उत्तराखंड की जो कमेटी ने दी है उस पर सख्त हम एतराज करें और उसकी मजम्मत करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन किए बगैर ये जो बात कही जा रही कि मुस्लिम खवातीन का बहुत बड़ी तादाद में वहां पर उनकी नुमाइंदगी रही, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम औरतों का बहुत मुतालिबा था। ये सरासर हम समझने से खासिर हैं कि कौन सी वो मुस्लिम खवातीन है जिन्होंने जाकर वहां पर नुमाइंदगी की। अगर मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी चाहते हैं तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, मुस्लिम विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जरूर आकर अपनी बात रखने तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई डिस्कशन डायलॉग कोई नहीं हुआ। और फौरी वहां पर आप देखते हैं कि लॉ कमीशन का जो लास्ट डेट है, जो कि आज की डेट है, उससे पहले ही 2 हफ्ते कबल ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए तशवीश की बात है, इसको हमको सवाल पूछना चाहिए और हमको ऐसे वक्त में ये सोचकर खामोश नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा मसला नहीं है, ये ट्राइबल्स का मसला है, ये सारे कबाइलियों का मसला है। हमको समझ लेना चाहिए कि ये निशाना आपने कही कि अमित शाह से या जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात की जाती है, लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार सोशल मीडिया में इस तरह के फोटोज सामने आ रहे हैं कि आज फला नेता से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, आज जो है महाराष्ट्र में कई लोगों से मुलाकात हुई है, प्रकाश अम्बेडकर से मुलाकात हुई, कई लीडर से मुलाकात की जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष से जो मुलाकात होनी चाहिए, अमित शाह से मिलना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। जी, बहुत जरूरी है कि लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे वक्त लिया जाए, उनसे मुलाकात की जाए, ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है होम मिनिस्टर से भी वक्त लें और बात करें, क्योंकि हमारे जो कायदीन हैं आप वाकिफ हैं, कुछ दिन कबल वो लोग मुलाकात भी करके आए और ये भी बयान दिए कि उनको होम मिनिस्टर बदले हुए नजर आए।
تو ان کے اگر یعنی رابطے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ اور ڈسکشن کریں گے تو ایک مرتبہ اس طرف سے چلے جائے, اس طرف سے بلایا گیا تو گئے تھے ایک بار کمیونٹی کے خاطر, اس طرف سے ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے ہمارے وہ قائدین کو جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو اب تک آپ حضرات نے اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں لیا اور آپ حضرات جا کر ہماری نمائندگی کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کمیونٹیز کی نمائندگیاں ہو رہی ہیں, تو ایسے وقت میں ہماری صحیح نمائندگی ہو, یہ پوری مسلم کمیونٹی کی مانگ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ویمنز گروپس ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کے آنا چاہیے, یا تنظیموں کے جو ویمن ونگز ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کے اپنی نمائندگی کرنا چاہیے, اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ وہ پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, پچھلی بار جب طلاق بل کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو وومن ونگ تھا اس کی آپ چیئر پرسن تھی, اس کو آپ دیکھ رہی تھی, تو اس وقت کئی کروڑ دستخط آپ لوگوں کی ایفرٹ سے, آپ لوگوں کی کوشش سے سامنے آئے تھے. بڑے بڑے پروگرامز ہوئے تھے, رام لیلا میں بھی پروگرام ہوا تھا, میں خود اس میں موجود تھا. لیکن اس بار کیا اس معاملے کو لے کر مہیلاؤں سے کوئی سمپرک کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے؟ دیکھیے, مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو میٹنگز وہ کر رہے ہیں ہم اس کے اب ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن شریعت کمیٹی کی جانب سے ایک پوری مہم کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین میں شعور بھی بیدار کیا جائے, ساتھ ہی ساتھ ان کو ایمپاور کیا جائے. میڈیا میں اٹھائے گئے جو سوالات ہیں جس میں راست خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو اس کو کس طرح مثبت جواب دیں اور کس طرح سکولز, کالجز, انٹلیکچوئل طبقہ اور عام گھریلو خواتین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مسلم پرسنل لا میں ہمارے لیے کیا چیزیں خیر کی ہیں اور یونیفارم سول کوڈ کے آنے سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم بتانے کے لیے ایک کیمپین رکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے جلسے اور پبلک پروگرامز ریلیز کی بات کہی, اس کی ابھی یعنی کوئی بھی تنظیم نے بھی اس کے لیے اعلان نہیں کیا ہے, اور شریعت کمیٹی کی جانب سے بھی ابھی ہم نے پبلک پروگرامز کے لیے اعلان نہیں کیا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے ورکشاپس منعقد کیے جا رہے ہیں. دراصل ماحول کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا میں جو ہر چیز کا غلط نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے, تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مخاطب کریں, ان تمام سوالات کو ایڈریس کریں اور انٹلیکچوئل کلاس خاص طور پہ ان کے سامنے شریعت اسلامی کے جو بہترین اور خیر کے جو پہلو ہیں جس میں عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے جو نعمت اور ایک بلیسنگ ہے, یہ ہم کس طرح سے پیش کریں, اس کی ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر ہم پھر اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح حالات بنتے ہیں. مخالفت تو اس کوڈ کی کرنا ضروری ہے. اگر یہ سیاسی مسئلہ بھی بنتا ہے تو سیاسی جتنے پارٹیاں ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن مضبوطی سے ان کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہوگا کہ ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک بات جس کا ہم کو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں سے کہا جائے کہ کیونکہ الیکشن سامنے ہے کچھ دن کی آپ لوگ صبر کر لیجئے 6 مہینے کے لیے اور پھر اس کے بعد اس بارے میں ڈسکس کریں گے, تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم کو ایسے کسی کمپرومائز یا کمٹمنٹ میں اپنے آپ کو اگریمنٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے. حجاب کے وقت بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی تھی. بالکل اور بڑی بات کہی ہے, ایک چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ علماء اکرام بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر لاگو ہو جائے گا تو ہماری شریعت پر کیا اثر پڑے گا, اور آپ خاموش رہیے, اس کا فائدہ سیدھا بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوگا. لیکن ایک چیز اور نظر آ رہی ہے, اگر میڈیا رپورٹس میں آپ دیکھیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند ہو, جماعت اسلامی ہو, تمام مسلم آرگنائزیشن لگاتار سوشل میڈیا پر یہ اپیل کر رہی ہیں کہ اس کو لے کر کے آپ لا کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیے, پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور اسکینر بھی جاری کیا گیا ہے کہ آپ اس کو اسکین کیجیے اور اس کے بعد وہاں پر اپنی بات رکھیے. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کی, اس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کے فیور میں زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے, کیونکہ دوسرا ونگ اگر دیکھا جائے, رائٹ ونگ یا آر ایس ایس, بی جے پی اور سنگھ یا ہندووادی سنگھنوں کی بات کریں, ان کے ذریعے بھی مہم چلائی جا رہی ہے. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ تو ہم کو شروع میں ہی آبجیکشن کرنا چاہیے کہ اس طرح کا اگر پبلک اوپینین مانگا جائے گا تو ہمارے پاس جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے مقابل میں مسلمان صرف 14 سے 16% ہے. تو یہ جو پبلک اوپینین مانگنا اور اس میں نمبرز کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا,
کیا دیش دستور سے چلے گا؟ اقلیتوں کے حقوق جس کی بات ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہی گئی ہے اس کے مطابق کیا ہم کو حقوق دیے جائیں گے یا عامت الناس سے عوام سے رائے مانگی جائے گی اور پھر اس حساب سے قوانین بنائے جائیں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابتدا میں ہی اس کو کوشچن کیا جاتا اور اس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کیا جاتا، جو کہ گزشتہ مرتبہ بائیکاٹ کا فیصلہ تمام جماعتوں نے کیا تھا۔ یہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ کیوں اس وقت جماعتوں نے یہ طے کیا کہ بڑی تعداد میں ہم اپنے ریسپانسز بھریں گے۔ اگر پورے کے پورے 20 کروڑ مسلمان بھی اپنے ریسپانسز یعنی دے دیں تب بھی جو ہے یہ کوئی لاجیکلی صحیح بات نہیں ہے کہ ایسے جگہ کنٹری میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور دوسری چھوٹی بھی اقلیتیں ہیں تو آپ دستور کے مطابق سب کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ حکومت کا کام ہے اور جو عدالتی نظام ہے ان کا بھی کام۔ شکریہ ڈاکٹر اسما زہرا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، جس طرح سے وومین ونگ کے ادھیکش رہی ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اور اس وقت ایک شریعہ کمیٹی فار وومین چلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسما زہرا اس پر تفصیل سے بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے UCC کو لے کر ان کے ذریعے ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے، ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مہیلاؤں نے دستخط کر لا کمیشن کو بھیجا ہے کہ ہم اس کو لاگو نہیں کرانا چاہتے۔ ایک اہم بات جو آخر میں کہی ڈاکٹر اسما زہرا نے وہ یہ ہے کہ جو یہ ایکسرسائز شروع کی گئی تھی اس کا اقلیتی برادری کو، خاص طور سے مسلمانوں کو جو بہت ہی کم سنکھیا میں ہیں، اس کا وروध یہ کہتے ہوئے کرنا چاہیے تھا کہ اس پر عام رائے نہ لی جائے، کیونکہ اگر عام رائے لی جائے گی تو مسلمان ویسی اقلیت میں ہے، تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ لوگ اگر فیور میں ووٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کو لاگو کر دیا جائے گا، تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ جس طرح سے پچھلی بار علماء اکرام کے ذریعے، مسلم تنظیموں کے ذریعے اس کا وروध کیا گیا تھا اور اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس چیز کو شروع میں ہی علماء اکرام کے ذریعے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی، آج آخری دن ہے اس کا جو آبجیکشن لوگوں کو دینے ہیں، اس کے بعد کس طرح کا آگے جو ہے لا کمیشن اس پر آگے کی کارروائی کرتا ہے، آگے کیا فیصلہ ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کوشش کامیاب لگی، اچھی لگی تو ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ فالو